हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भारतीय मूल के कैंडिडेट्स ने इस बार रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल ब्रिटेन में वहाँ पर जनरल इलेक्शन के रिजल्ट पिछले कल आ गए हैं और भारतीय मूल के ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल रूल करने के बाद वहाँ पर बुरी तरह से हार गई है। लेकिन तब भी ब्रिटेन से भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में भारतीय मूल के 29 कैंडिडेट्स ने इस बार इलेक्शन जीत लिया है और ये इतिहास में सबसे बड़ी संख्या है। अभी कुछ ही दिन पहले कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी ने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ब्रिटेन के मुस्लिम से अपील की थी कि भारत में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, इसलिए कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी होंगी। ऐसे में ब्रिटेन के मुस्लिम्स उनको वोट दें ताकि वो कश्मीर और भारत के मुस्लिम्स का मुद्दा ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाते रहेंगे। इस ब्रिटिश एमपी का नाम था मार्को लोंगी और खास बात यह रही कि मार्को लोंगी चुनाव हार गए हैं और उनको हराने वाली और कोई नहीं बल्कि एक भारतीय मूल की कैंडिडेट सोनिया कुमार है और वो लेबर पार्टी से चुनाव जीत गई हैं। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान मंदिरों के कई बार दरवाजे घिसते रहे और कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सरकार बनाते ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे और भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रखेंगे। हालांकि इतिहास बताता है कि लेबर पार्टी कश्मीर को लेकर भारत को कई बार टारगेट कर चुकी है। साल 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, उस समय भी लेबर पार्टी ने इसको लेकर भारत की कड़ी आलोचना की थी। इसलिए कीयर स्टारमर के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि भारत को लेकर उनकी क्या पॉलिसी रहती है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के 2 व्हीलर बाइक्स बनाने वाली बजाज कंपनी को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बजाज ने सीएनजी के ऊपर चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बना ली है। पिक्चर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक की सीट के नीचे सीएनजी टैंक फिट किया गया है। इस मोटरसाइकिल का नाम रखा गया है बजाज फ्रीडम 125 और ये 125 सीसी मोटरसाइकिल है। इसकी कीमत एक्स शोरूम 95,000 है और खास बात यह है कि ये बाइक पेट्रोल के ऊपर भी चल सकती है। सीएनजी खत्म होने के बाद इसको पेट्रोल के ऊपर भी स्विच किया जा सकता है और इसमें पेट्रोल के लिए टैंक भी दिया गया है। सीएनजी के कारण इस मोटरसाइकिल की माइलेज काफी ज्यादा बढ़ गई है और बजाज क्लेम कर रहा है कि 1 kg सीएनजी के ऊपर ये मोटरसाइकिल 102 किलोमीटर तक चल सकती है, जबकि 1 kg सीएनजी का प्राइस 88 से 90 रुपए के आसपास पड़ता है। स्टेट वाइज ये वेरी कर सकता है, लेकिन मोटे तौर के ऊपर ये बाइक 1 रुपए पर किलोमीटर चलेगी। ये दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है जो सीएनजी के ऊपर चलेगी। वैसे ये बाइक डिलीवरी बॉयज या रैपिडो जैसे काम के लिए बहुत ही सही रहेगी क्योंकि उनके लिए माइलेज सबसे बड़ा कंसर्न होता है, लेकिन माइलेज देखकर तो इसको भारत के भी काफी सारे आम लोग जरूर परचेज करेंगे। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत की कुछ स्टेट्स की जीडीपी को लेकर। अब जैसे सभी देशों की जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, ठीक उसी तरह से राज्यों की जीडीपी को भी कैलकुलेट किया जाता है और इसी को लेकर भारत की सबसे ज्यादा जीडीपी वाली 5 स्टेट्स का एक डेटा सामने आया है। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज आई थी कि महाराष्ट्र $500 बिलियन की जीडीपी को क्रॉस करने वाली भारत की पहली स्टेट बन गई है। पीआरएस बजट एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 5 में महाराष्ट्र टॉप के ऊपर है और इस समय महाराष्ट्र की जीडीपी $510 बिलियन है। सेकंड नंबर के ऊपर तमिलनाडु है और तमिलनाडु की जीडीपी है $378 बिलियन। थर्ड नंबर के ऊपर है कर्नाटका जिसकी जीडीपी है $337 बिलियन। फोर्थ के ऊपर है गुजरात और गुजरात की जीडीपी है $334 बिलियन। गुजरात और कर्नाटका काफी क्लोज है और दोनों में केवल $3 बिलियन का ही फर्क है। फिफ्थ नंबर के ऊपर है उत्तर प्रदेश और योगी बाबा के यूपी की जीडीपी है $300 बिलियन। अभी अपने आप में कितना बड़ा फिगर है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है $350 बिलियन। इसका मतलब है कि भारत की 2 स्टेट्स जीडीपी के मामले में पाकिस्तान को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं, जबकि 3 और स्टेट्स 1-2 साल में पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस कर लेंगी। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई सेंसेक्स ने इतिहास में पहली बार 80,000 पॉइंट्स के मार्क को क्रॉस कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भारत की स्टॉक मार्केट दोबारा से तेजी से ऊपर जा रही है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके खत्म होते होते यानी मार्च 2025 से पहले ही सेंसेक्स 1 लाख पॉइंट्स के भी मार्क को क्रॉस कर लेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से ठीक 5 साल पहले जुलाई 2019 को सेंसेक्स 40,000 के लेवल के ऊपर था। आई होप कि भारत इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है टेस्ला कंपनी को लेकर। आपको याद होगा इस साल के स्टार्टिंग में न्यूज आई थी कि इलेक्ट्रिक कार्स की जायंट कंपनी टेस्ला भारत में बहुत ही बड़ा निवेश करने वाली है और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क जल्द भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। अभी न्यूज इसलिए ट्रेंडिंग के ऊपर थी क्योंकि भारत सरकार ने कार्स के इंपोर्ट के ऊपर एक नया रूल लाया था जिसके मुताबिक जो कंपनी भारत में मिनिमम $500 मिलियन का निवेश करेगी उसकी कुछ कार्स के ऊपर केवल 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। यानी कि भारत सरकार ने कार्स की इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर छूट दी थी, जबकि इससे पहले कार्स के इंपोर्ट के ऊपर 70 से 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। लेकिन टेस्ला कंपनी को लेकर अब न्यूज निकल कर आ रही है कि कंपनी ने भारत सरकार के साथ सारी नेगोशिएशंस अचानक से बंद कर दी हैं।
इस समय टेस्ला और भारत सरकार के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। इससे पहले एलॉन मस्क ने अपना भारत का दौरा अचानक से कैंसिल कर दिया था और वो सीधा कैंसिल करके चाइना चले गए थे। न्यूज के मुताबिक टेस्ला की भारत में एंट्री अब पोस्टपोन होते दिखाई दे रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने टेस्ला की कुछ डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया है। आज की 6th अपडेट आ रही है पंजाब के अमृतपाल सिंह और कश्मीर के इंजीनियर शेख रशीद को लेकर। इनमें से एक के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग का आरोप है और दूसरे के ऊपर NSA और UAPA लगा हुआ है। दोनों ही जेलों में बंद थे, लेकिन दोनों ने लोकसभा चुनाव भी जीते हैं, जिसके बाद अब न्यूज आ रही है कि कोर्ट के आदेश के बाद पिछले कल दोनों ने दिल्ली में हाई सिक्योरिटी के बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर के ऊपर शपथ ले ली है। अब ये दोनों ही लोकसभा MP हैं और इनकी सिक्योरिटी में CRPF से लेकर स्टेट पुलिस के पर्सनल्स दिन रात लगे रहेंगे। क्या पता इनको NSG का भी कवर मिल जाए। फिलहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लेने के बाद इनको दोबारा से जेलों में डाल दिया गया है और जब ये बाहर आएंगे तब इनको लोकसभा MP वाला पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आज की 7th अपडेट आ रही है बांग्लादेश को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देश के एक्सपोर्ट्स को लेकर फेक डेटा रिलीज किया था। डेटा में $14 बिलियन के एक्सपोर्ट ज्यादा दिखाए गए थे, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बिल्कुल स्मूथली चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई से बिल्कुल परे थी। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज सामने आई थी जब ये पता चला कि बांग्लादेश चाइना से $5 बिलियन का लोन मांग रहा है। अब एक्सपोर्ट्स के डेटा के बाद अब बांग्लादेश के GDP के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या पता उसका भी डेटा फेक हो। आज की 8th अपडेट आ रही है आर्मेनिया और भारत को लेकर। आपको पता होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको लेकर ये दोनों देश आपस में कई बार स्मॉल स्केल वॉर भी लड़ चुके हैं। और जो पिछली बार दोनों देशों के बीच स्मॉल स्केल वॉर हुआ था उसमें अजरबैजान ने आर्मेनिया को काफी डैमेज किया था। आर्मेनिया की उसमें काफी सारी कैजुअलिटीज हुई थी, इसलिए आर्मेनिया अगली बार अजरबैजान के साथ युद्ध में कूदने से पहले अपनी सभी वीकनेसेस को खत्म करना चाहता है और सारे बॉक्सेस को टिक करना चाहता है। इसी कड़ी में अब आर्मेनिया ने अजरबैजान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए भारत से मदद मांगी है। अजरबैजान के पास इस समय लॉरा बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है और उसने ये मिसाइल्स इजराइल से परचेज की थी। 2020 में आर्मेनिया के साथ युद्ध में अजरबैजान ने इन्हीं लॉरा बैलिस्टिक मिसाइल से आर्मेनिया के डिफेंस की कमर तोड़ दी थी। इसी बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए अब खबर निकल कर आ रही है कि आर्मेनिया ने भी भारत से एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मांगी है, यानी कम दूरी पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। आर्मेनिया इसको भारत से परचेज करने में इंटरेस्टेड है, जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर की होगी। अब ये देखना होगा कि क्या भारत सरकार आर्मेनिया को बैलिस्टिक मिसाइल्स देती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को आर्मेनिया को बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वैसे ज्यादा भी क्या होगा, अजरबैजान भी तो हर बार भारत के कश्मीर मसले में टांग अड़ाता ही रहता है। आज की 9th अपडेट आ रही है श्रीलंका और भारत को लेकर। आपको पता होगा कि श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 सालों के ऊपर लीज पर दे दिया था, जो कि स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर भारत के लिए बुरी खबर थी। लेकिन अब भारत इस हम्बनटोटा पोर्ट और यहाँ पर चाइनीज एक्टिविटीज के ऊपर अच्छे से नजर रख पाएगा। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि हम्बनटोटा पोर्ट के ठीक पास वहां पर जो मतला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट श्रीलंका ने भारत की कंपनी को दे दिया है। भारत की कंपनी शौर्य एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया की एयरपोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है और इस एयरपोर्ट की मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया था। न्यूज आ रही है कि श्रीलंका ने कॉन्ट्रैक्ट भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर को दे दिया है। चाइना इस एयरपोर्ट की मैनेजमेंट के लिए श्रीलंका को लगातार प्रेशराइज कर रहा था, लेकिन खुशी की बात यह है कि आखिरकार ये एयरपोर्ट भारत के पास आ गया है और अब यहाँ पर भारत और रशिया का स्टाफ तैनात होगा। अब क्योंकि एयरपोर्ट भारत के काफी पास है तो मे भी यहाँ पर ज्यादा स्टाफ भारतीय हो। आज की 10th अपडेट आ रही है इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर। T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए BCCI ने इंडियन क्रिकेट टीम और स्टाफ को 125 करोड़ रुपीस का इनाम दिया था। अब इसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने भी 11 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है, लेकिन ये 11 करोड़ रुपीस पूरी की पूरी टीम नहीं बल्कि 4 प्लेयर्स को मिलेंगे जो कि महाराष्ट्र से थे। कैप्टन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हर एक स्टेट को इस तरह से इनाम की घोषणा करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।